रविवार दोपहर का भोजन मठ में सन्नाटा मेज पर 50 एसएस अधिकारी बैठे हैं। वे लोग जिन्होंने सामूहिक नरसंहार का आदेश दिया था। उनके सामने एक साधारण सूप है जिसे एक ऐसी महिला ने बनाया है जिसे वे पूरी तरह से निर्दोष मानते हैं। उन्हें अभी यह नहीं पता कि कुछ ही घंटों में उनमें से अधिकांश की मृत्यु हो जाएगी और यह कहानी इतिहास की किताबों से मिट जाएगी, क्योंकि यह किसी सैनिक या जासूस की कहानी ही नहीं है। यह एक नन की कहानी है जिसने मौन रहना सबसे बड़ा पाप समझा। मार्च 1945 की एक शांत रविवार सुबह कब्जे वाले पोलिश कॉन्वेंट की रसोई में सिस्टर मारिया एंटोनिना नाम की 52 वर्षीय नन एक बड़े लोहे के बर्तन के सामने खड़ी थी और 50 वरिष्ठ एसएस अधिकारियों के लिए तैयार किए जा रहे सुनहरे रंग के सब्जी के सूप को चला रही थीं। गाजर, आलू और अजवाइन की खुशबू वातावरण में फैली हुई थी और बर्तन से भाप धीरे धीरे उठ रही थी। उनके हाथ एक अनुभवी रसोइये की तरह कुशलता से चल रहे थे, जिन्होंने अनगिनत भोजन तैयार किए थे। उनकी धूसर पोशाक के नीचे कमर से बंधी एक छोटी सी कपड़े की थैली में चूहे मारने की दवा की एक शीशी छिपी हुई थी। 2 घंटे से भी कम समय में वह द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे साहसी विद्रोहों में से एक को अंजाम देने वाली थी। उनके ये कार्य युद्ध के धुंध में गुम हो गए और उनका नाम अधिकांश अभिलेखों से गायब हो गया। यह आपके स्कूली दिनों की एक अनोखी कहानी है। यह तथ्य आपके लिए तुरंत समझना महत्वपूर्ण है। यह कोई गुप्त एजेंट या सैनिक नहीं थी, बल्कि एक ऐसी महिला थी जिन्होंने 30 वर्ष प्रार्थना, मौन और ईश्वर की सेवा में समर्पित किए थे। अपनी प्रतिज्ञाओं में उन्होंने गरीबी, पवित्रता और आज्ञाकारिता में जीवन व्यतीत करने का संकल्प लिया था। उन्हें युद्ध का कोई अनुभव नहीं था। उन्होंने कभी बंदूक नहीं चलाई थी और न ही ग्रेनेड फेंका था। उन्होंने कभी क्रोध में अपनी आवाज भी नहीं उठाई थी। फिर भी उस दुर्भाग्यपूर्ण रविवार को सिस्टर मारिया एंटोनिना ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने अनगिनत जिंदगियों को बचाया और उन्हें सब कुछ खोना पड़ा। बहस इस बात पर नहीं है कि उन्होंने ऐसा किया या नहीं, बल्कि इस बात पर है कि ईश्वर की एक सेविका ने नरसंहार को करुणा का कार्य कैसे ठहराया। वीडियो के अंत तक आप पूरी तरह समझ जाएंगे कि उन्हें ऐसा करने के लिए विवश क्यों होना पड़ा। आइए 6 साल पीछे चलते हैं। यह 1939 का वर्ष है और सिस्टर मारिया की दुनिया पोलैंड के छोटे से शहर पोसेन में स्थित सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट विनाश के कगार पर है। 2 शताब्दियों से अधिक समय से एक आश्रय, एक पवित्र स्थान और शांत भक्ति के प्रतीक के रूप में खड़ा यह कॉन्वेंट नाजी जर्मनी और सोवियत रूस के बीच फंसे पोलैंड के साथ पूरे युद्ध की सबसे खूनी लड़ाइयों का साक्षी बनने वाला था। साधारण परिवेश में सिस्टर मारिया एक अस्पताल, लड़कियों के लिए एक अनाथालय और जरूरतमंद कस्बों के लोगों को भोजन परोसने वाली एक रसोई चलाती थीं। उनकी प्रशंसा न केवल सूप बनाने की उनकी कुशलता के लिए की जाती थी, बल्कि उनकी दयालुता और विनम्रता के लिए भी। फुसफुसाहट में कहा जाता था कि उनका सब्जी का सूप दुखों को दूर कर देता है। हालांकि जब सितंबर 1939 में वेहरमाख्त ने पोजेन पर आक्रमण किया तो शांति भंग हो गई। नाजियों ने केवल पोलैंड पर कब्जा नहीं किया, उन्होंने इसे पूरी तरह से नष्ट करने का प्रयास किया। पोलिश विद्वानों को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। पुजारियों को उनके चर्चों से पकड़कर यातना शिविरों में ले जाया गया। स्कूल बंद कर दिए गए, पुस्तकालय जला दिए गए, भाषा पर प्रतिबंध लगा दी गया और मठ जो कभी आस्था के शांतिपूर्ण गढ़ थे या तो ध्वस्त कर दिए गए या उनका दुरुपयोग किया गया। सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। हेनरिक हिमलर की एसएस की कुलीन हत्या इकाई न इसे पूर्वी मोर्चे से आने वाले अधिकारियों के विश्राम स्थल के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये आम सैनिक नहीं थे, ये कहीं अधिक भयावह थे।
ये वे लोग थे जिन्होंने अत्याचारों की निगरानी कर ही यहूदी बस्तियों का प्रबंधन किया और निर्वासन पत्रों पर हस्ताक्षर किए। अब वे उन बिस्तरों पर सोते थे जहां कभी नन प्रार्थना करती थी। सिस्टर मारिया और 4 अन्य ननों को रहने की अनुमति दी गई, लेकिन एक शर्त के साथ। वे अधिकारियों के लिए भोजन तैयार करेंगी और सफाई करेंगी, भोजन परोसेंगी, उन वर्दियों को साफ करेंगी जो उनके अपने खून से नहीं बल्कि किसी और के खून से सनी हुई थी। मुस्कुराए ही झुकेंगी और रात के खाने के दौरान विनाश की कहानियों को अनसुना करने का नाटक करेंगी। जलाए गए गांव, नष्ट किए गए परिवार, ठंडी बर्फ में छोड़े गए बच्चे। 5 वर्षों तक सिस्टर मारिया इस नरक में रहीं। पूर्णविराम उन्होंने देखा कि कैसे उनका प्रिय मठ दुष्टता का प्रतीक बन गया। उन्होंने अधिकारियों की युद्ध पर खिलखिलाती हंसी सुनी और हर रात मुक्ति के लिए प्रार्थना की, हालांकि मुक्ति कभी नहीं आई। इसलिए उन्होंने स्वयं मुक्ति का मार्ग चुना। मार्च 1945 तक युद्ध समाप्त होने की कगार पर था। पूर्व से लाल सेना के आगे बढ़ने और मित्र देशों की सेनाओं के पश्चिम की ओर बढ़ने के साथ ही जर्मनी बिखरने लगा। लेकिन मठ में मौजूद एसएस कमांडर उदासीन बने रहे। वे रविवार को भव्य भोज आयोजित करते थे जिनमें शराब और संगीत की भरमार होती थी। उन विजयों का जश्न मनाते थे जिनका अब कोई अस्तित्व नहीं रह गया था। सिस्टर मारिया समझ गई थीं कि यह सब जारी नहीं रह सकता। वह जानती थीं कि ये लोग न्याय से बच निकलेंगे, पराजित जर्मनी की अव्यवस्था में घुल मिल जाएंगे और गायब हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने एक कार्य योजना बनाई। मार्च के दूसरे रविवार को वह अपना प्रसिद्ध सब्जी का सूप बनाएंगी, लेकिन इस बार उसमें एक अप्रत्याशित चीज मिलाएंगी। किसी की जान लेने का विचार सिस्टर मारिया के मन में अचानक नहीं आया पूर्णविराम, बल्कि यह धीरे धीरे उन पर हावी हो गया, जैसे किसी खिड़की के शीशे पर पाला जम जाता है। 5 वर्षों से वह एक ऐसे नैतिक दुविधा में जी रही थी जो कई आत्माओं को चकनाचूर कर देता। हर सुबह वह एक ऐसे कमरे में वेन जागती थीं जहां से मठ का आंगन दिखाई देता था, जहां एसएस अधिकारी अभ्यास और निरीक्षण करते थे। हर दोपहर वह उन पुरुषों के लिए भोजन तैयार करती थी जो मौसम के मिजाज पर चर्चा करते हुए नरसंहार की रणनीतियों पर बेफिक्री से बातें करते थे। हर शाम वह अब क्रॉस और पवित्र मूर्तियों से रहित चैपल में घुटने टेक कर ईश्वर से मार्गदर्शन मांगती थी, हालांकि ईश्वर की ओर से निराशाजनक मौन बना रहा ने। हलंत्रायक क्षण जनवरी 1945 में आया, जब पोलैंड की सबसे भीषण सर्दियों में से एक चल रही थी। दुबले पतले यहूदी कैदियों के एक समूह को श्रम शिविर की ओर ले जाया जा रहा था। रास्ते में वे कॉन्वेंट से गुजर रहे थे। 20 साल की एक युवती कॉन्वेंट के द्वार पर ही बर्फ में गिर पड़ी। सिस्टर मारिया ने रसोई की खिड़की से देखा कि एक एसएस अधिकारी आया, अपनी बंदूक निकाली और बिना किसी पछतावे, बिना किसी भावना, बिना किसी परिणाम की परवाह किए उस महिला को गोली मार दी। उसी दिन बाद में वह कॉन्वेंट लौटा, खाने की मेज पर बैठा और सिस्टर मारिया से और रोटी मांगी। उस रात सिस्टर मारिया के भीतर कुछ टूट गया। तब उन्हें समझ आया कि उनकी प्रार्थनाएं, उनका मौन, उनकी आज्ञाकारिता निष्ठापूर्ण कार्य नहीं थे। उसे लगता था कि उसके काम कायरतापूर्ण थे। इन लोगों के बीच जीवित रहकर वह मठ की पवित्रता की रक्षा कर रही थी, लेकिन मठ तो कब का नष्ट हो चुका था। उसकी दीवारें अपवित्र हो चुकी थीं, उसका उद्देश्य भ्रष्ट हो चुका था। बची हुई आखिरी निशानी पवित्रता का भ्रम थी, जिसने 50 हत्यारों को पनाह दी थी, उन्हें भोजन, आराम और दोबारा हत्या करने की तत्परता प्रदान की थी। उसने बर्फ में पड़ी उस युवती के बारे में सोचा। उसने उन असंख्य लोगों के बारे में विचार किया जो उसके भोजन बनाते और रोटी पकाते समय मारे गए थे, और उसने एक प्रतिज्ञा ली, यदि ईश्वर हस्तक्षेप करने को तैयार नहीं था तो वह स्वयं करेगी। वह
अपनी आत्मा के जोखिम पर भी ईश्वरीय न्याय का साधन बनेगी। सिस्टर मारिया समझती थी कि वह लापरवाही से काम नहीं कर सकती। एसेस अधिकारी साधारण नहीं थे, वे शंकालु, अनुशासित और खतरों के प्रति अत्यधिक सजग थे। मठ पर निरंतर निगरानी रखी जाती थी, भोजन की हर आपूर्ति की बारीकी से जांच की जाती थी, हर आगंतुक से पूछताछ की जाती था। हरी अधिकारियों ने अपनी ड्यूटी बेतरतीब ढंग से बदल ली, जिससे किसी खास व्यक्ति को पहचानना मुश्किल हो गया। हालांकि सिस्टर मारिया के पास एक फायदा था, अदृश्यता। 5 साल की सेवा के बाद अधिकारी उन्हें अब खतरा नहीं बल्कि एक निर्जीव वस्तु मानते थे। वह बुजुर्ग नन थी जो उनके लिए खाना बनाती थी, एक ऐसी महिला जो देखने में सीधी सादी लगती थी, अपने आप में रहती थी और चुप रहती थी। वे उन पर उतना ही भरोसा करते थे जितना कोई आदमी कुत्ते पर करता है। उन्हें कभी शक नहीं होता था कि वह काट भी सकती हैं। अगले 2 महीनों में सिस्टर मारिया ने रणनीति बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने अधिकारियों की आदतों का अवलोकन किया और यह पता लगाया कि वे सबसे ज्यादा संख्या में कब इकट्ठा होते हैं। यह पाया गया कि रविवार का दोपहर का भोजन इसके लिए आदर्श स्थिति थी। हर रविवार दोपहर को अधिकारी मुख्य भोजन के समय एक साथ भोजन करने के लिए इकट्ठा होते थे। यह एक रस्म थी, एक ऐसा रिवाज जो मनोबल बढ़ाने के लिए बनाया गया था। उपस्थिति अनिवार्य थी। कॉन्वेंट में तैनात सभी 50 अधिकारी उपस्थित होते थे। भोजन की शुरुआत हमेशा सूप से होती थी, जिसे सभी के लिए बड़े चीनी मिट्टी के बर्तनों में परोसा जाता था। सिस्टर मारिया ने रसोई में अकेले ही, जर्मनों की किसी भी निगरानी के बिना सूप बनाया। उन्होंने इस काम में कोई दखल नहीं दिया। एक बुजुर्ग नन होने के नाते सब्जियों और सूप को संभालना उनके लिए हानिरहित प्रतीत होता था। योजना को पूरा करने वाला महत्वपूर्ण तत्व जहर था। सिस्टर मारिया को एक घातक, तेजी से असर करने वाले पदार्थ की आवश्यकता थी, लेकिन ऐसा पदार्थ नहीं जो सूप पीने से पहले ही अधिकारियों को सचेत कर दे। आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड, एक प्रकार का चूहे मारने वाला जहर। उनका समाधान साबित हुआ। मठ के तहखाने में पुरानी पत्थर की दीवारों में चूहों के प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए सुविधाजनक रूप से संग्रहित आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड की थोड़ी मात्रा से मतली और पेट में ऐंठन हो सकती थी। अधिक मात्रा में यह अंगों की विफलता और मृत्यु का कारण बन सकता था। यह अनुमान लगाते हुए कि पर्याप्त जहर को सूप के एक बर्तन में घोलकर और यह सुनिश्चित करके कि प्रत्येक अधिकारी एक पूरा कटोरा सूप पिए, परिणाम विनाशकारी होगा। हालांकि जोखिम काफी अधिक थे। अगर एक भी अधिकारी को शक होता या एक भी व्यक्ति सूप पीने से इनकार कर देता तो यह जटिल योजना पल भर में धराशायी हो जाती और सिस्टर मारिया को तुरंत मौत की सजा मिल जाती। मार्च के दूसरे रविवार की असामान्य गर्मी का मौसम शुरू हुआ। महीनों से मठ का मैदान बर्फ से ढका हुआ था, लेकिन अब वह पिघल रही थी, जिससे आंगन में कीचड़ की धाराएं बह रही थीं। सूर्योदय से पहले सिस्टर मारिया उठी। उनके ऊपर एक बदली हुई सामान्यता का एहसास छाया हुआ था। कपड़े पहनते समय उनके हाथ कांप रहे थे। उनके दिल की तेज धड़कन से उन्हें लगा कि पतली दीवारों के पार से भी ननें उसे सुन सकती हैं। उन्हें बिल्कुल नींद नहीं आई थी। पूरी रात उन्होंने योजना का अभ्यास किया, उसमें खामियां, गलतियां और पूरे मिशन को रद्द करने के तर्क ढूंढे। फिर भी हर बार जब उन्होंने उस दृश्य की कल्पना की तो बर्फ में दबी वह युवती दिखाई दी। उसके बाद सामूहिक कब्रें और अपनी माताओं से अलग किए गए बच्चे। वह जानती थीं कि अब पीछे हटना कोई विकल्प नहीं था। पूर्णविराम। यह अब बदला लेने की लड़ाई नहीं थी, यह न्याय की लड़ाई थी। लक्ष्य यह सुनिश्चित करना था कि अकल्पनीय अत्याचारों के दोषी कुछ लोग गुमनामी में न खो जाएं। सिस्टर मारिया सुबह 5 बजे पत्थर की सीढ़
हियों से उतरकर धुंधली रोशनी वाले कॉन्वेंट के रसोईघर में पहुंची। कमरे में ऊंची खिड़की से छनकर आती हल्की भूरी रोशनी थी और तेल के दीपक टिमटिमा रहे थे, जिनकी लौ पुरानी लकड़ी की सतहों पर लंबी परछाइयां बना रही थी। हवा में प्याज और गीले पत्थर की गंध फैली हुई थी। वह शांत भाव से रसोई में घूम रही थी और पेंट्री से सामान निकाल रही थीं। गाजर, आलू, अजवाइन, प्याज, धनिया, सब्जी का स्टॉक, सब आमचर हीजे, सब नियमित। उन्होंने बड़े लोहे के बर्तन में पानी भरा और उसे धीमी आंच पर उबलने के लिए चूल्हे पर रख दिया। जैसे ही पानी गर्म हुआ, उन्होंने सावधानी से सब्जियां काटना शुरू कर दिया। चाकू लय बद्ध तरीके से चल रहा था। काटना, काटना, काटना। यह सूप उन्होंने पहले भी अनगिनत बार बनाया था। उनका शरीर सहज रूप से उन क्रियाओं को याद कर चुका था। आज उनका मन कहीं और भटक रहा था। वे 50 आदमियों के लिए एक अंतिम भोजन तैयार कर रही थीं। सुबह 9 बजे तक सूप लगभग तैयार हो चुका था। सब्जियां नरम होकर गल गईं, शोरबा गाढ़ा होकर एक शानदार सुनहरे रंग का तरल बन गया, जिससे रसोई में एक मनमोहक सुगंध फैल गई। यह देखने में बिल्कुल सही था। इसकी खुशबू बेदाग थी, इसका स्वाद बेदाग था। सिस्टर मारिया ने ऊपरी परत से थोड़ा सा चखकर स्वाद की जांच कर ली थी। अब वह पल आ गया था जिसका उन्हें डर था। उन्होंने अपने वस हलंत्र की तहों में हाथ डाला और वहां छिपाई हुई छोटी सी कांच की शीशी निकाली। उसमें बारीक सफेद पाउडर आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड था, जिसे उन्होंने पिछली रात कॉन्वेंट के अस्पताल में मिले एक पुराने तराजू से सटीक रूप से नापा था। अगर मात्रा कम होती तो अधिकारी केवल बीमार पड़ते, अगर मात्रा ज्यादा होती तो जहर का स्वाद या बनावट स्पष्ट हो सकती थी। उन्होंने सूप की मात्रा और उसे खाने वाले आदम वियों की संख्या के आधार पर खुराक तय की थी। प्रत्येक अधिकारी को लगभग 3 ग्राम आर्सेनिक दिया जाएगा, जो एक घातक खुराक है। सिस्टर मारिया के हाथ कांप रहे थे जब उन्होंने शीशी खोली। वह सफेद पाउडर को घूरते हुए हिचकिचाईं। यह एक अपरिवर्तनीय कार्य था। अगर जहर सूप में मिल गया तो वह जो करने की योजना बना रही थी उससे पीछे नहीं हट पाएंगी। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञाओं पर विचार किया। उन्होंने उस आज्ञा पर विचार किया जिसे वह तोड़ने वाली थी, तू हत्या न करना। लेकिन फिर उन्होंने एक और आज्ञा के बारे में सोचा, तू अपने पड़ोसी का खून बहते हुए चुपचाप न खड़ा रहना। उन्हें बर्फ में पड़ी यहूद ही महिला, जले हुए गांव और वे बच्चे याद आए जो बुढ़ापा भी नहीं जी पाएंगे। उन्होंने जहर को सूप में डाल दिया। पाउडर तुरंत सुनहरे शोरबे में घुल गया, उसका कोई निशान नहीं बचा। उन्होंने बर्तन को सावधानी से हिलाया, यह सुनिश्चित करते हुए कि जहर अच्छी तरह से मिल गया है। फिर वह पीछे हट गईं, खुद पर क्रॉस का निशान बनाया और प्रार्थना की दया के लिए नहीं, बल्कि साहस के लिए। सुबह 11:30 बजे अधिकारी भोजन कक्ष लंच में प्रवेश कर रहे थे। उनके कदमों की गूंज पूरे हॉल में सुनाई दे रही थी और उनकी आवाजें प्रसन्नता से गूंज रही थीं। उनका मूड खुशनुमा था। युद्ध की समाप्ति की फुसफुसाहट चारों ओर फैल रही थी। कई लोगों को बर्लिन में आरामदायक प्रशासनिक पदों पर तबादले की उम्मीद थी। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि आधे घंटे के भीतर ही उनका अंत हो जाएगा। सिस्टर मारिया ने सूप तैयार किया। उनके चेहरे पर शांति और संयम का भाव था। उन्होंने चीनी मिट्टी के सूप के बड़े बर्तनों को लकड़ी की गाड़ी पर रखकर हॉल में लाया और उन्हें उस लंबी ओक की मेज पर रख दिया जहां अधिकारी बैठे थे। उन्होंने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बस उन्हें एक बूढ़ी महत्वहीन नौकरानी समझ रहे थे। एक ने जल्दी करने का इशारा करते हुए हाथ हिलाया, दूसरे ने सूप को इस बदहाल मठ में एकमात्र आशीर्वाद बताते हुए एक भद्दा मजाक कर दिया। सिस्टर मारिया ने मौन रहकर जवाब दिया, बस अपना सिर झुकाया और रसोई में चली गईं जहां वे इंतजार कर रही थीं। सिस्टर मारिया रसोई के अंधेरे दरवाजे में छुपी हुई थीं और
अधिकारियों के भोजन शुरू कर रने पर एक छोटी सी दरार से झांक रही थी। चहल पहल से भरा भोजन कक्ष शोरगुल से गूंज रहा था। हंसी की आवाजें ऊंची पत्थर की दीवारों से टकरा रही थीं। चांदी के बर्तन चीनी मिट्टी के बर्तनों से टकरा रहे था। हे और शराब के गिलास मातृभूमि विजय और सहनशीलता के सम्मान में बज रहे थे। विशाल ओक की मेज पर अगल बगल बैठे उनकी बेदाग काली वर्दी चमक रही थी और ऊंची खिड़कियों से छनकर आती दोपहर की रोशनी में पदक जगम गा रहे थे। वे अजेय अछूत प्रतीत हो रहे थे, फिर भी सिस्टर मारिया के मन में एक अलग ही सच्चाई थी। उन्हें अनुमान था कि 1 घंटे से भी कम समय में उनमें से अधिकांश पेट पकड़कर जमीन पर तड़पेंगे और मुख तिकी भीख मांगेंगे जो उन्हें कभी नहीं मिलेगी। इस विचार से उन्हें कोई खुशी नहीं हुई, कोई विजय नहीं, बस एक भयावह निराशाजनक निश्चितता थी कि उनके कार्य आवश्यक थे। सूप एक के बाद एक परोसा गया और पहली कटोरी जल्दी ही खाली हो गई। अधिकारियों ने स्वाद की प्रशंसा करते हुए इसे सिस्टर मारिया द्वारा तैयार किया गया अब तक का सबसे बेहतरीन भोजन बताया। एक युवा लेफ्टिनेंट जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष थी ने और भोजन की मांग की। यहाँ तक कि 1/3 भी। इस बात ने सिस्टर मारिया के भीतर एक अनिश्चित बेचैनी पैदा कर दी। क्या यह अपराधबोध था, पश्चाताप था, या बस इस बात की स्वीकृति थी कि यह युवक, जो किसी का बेटा या भाई हो सकता था, ने उत्पीड़कों की वर्दी पहनने का विकल्प चुना था। उसने एक ऐसी विचारधारा के अंतर्गत सेवा का चुनाव किया था जो शत्रुता और विनाश पर आधारित थी। उसका निर्णय सिस्टर मारिया के निर्णय की तरह अब हो चुका था। अधिकारी बेखबर रहे क्योंकि घातक आर्सेनिक उनके शरीर में फैल रहा था। आर्सेनिक एक निर्दयी जहर है। यह तुरंत असर नहीं करता बल्कि धीरे धीरे व्यवस्थित रूप से काम करता है। पहले पाचन तंत्र पर हमला करता है और फिर गुर्दे, यकृत और हृदय तक फैलता है। शुरुआती लक्षण मतली और पेट दर्द 30 मिनट से 2 घंटे के भीतर प्रकट हो सकते हैं। सिस्टर मारियाना हे अपनी कार्रवाई की सावधानीपूर्वक योजना बनाई थी। दोपहर 12:45 बजे वही युवा लेफ्टिनेंट जिसने 3 कटोरी खाना खाया था अचानक बीमार पड़ गया। वह अचानक अपनी सीट से उठा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसने अपना पेट पकड़ रखा था। वह ताज़ी हवा की जरूरत बताते हुए धीरे से दरवाजे की ओर चल पड़ा। बाकी अधिकारियों ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वे अपनी चर्चाओं, भोजन और अपनी अजेयता के अटूट एहसास में अनुस्वर डूबे हुए थे। हालांकि 10 मिनट के भीतर ही और भी अधिकारी अपनी सीटों से उठ खड़े हुए। कभी चहल पहल से भरा भोजन कक्ष एकदम शांत हो गया। हंसी थम गई, टोस्टिंग बंद हो गई और अधिकारियों ने एक दूसरे को हैरानी, फिर चिंता और फिर डर भरी निगाहों से देखा। यह स्पष्ट हो गया कि कुछ बहुत गंभीर गड़बड़ है। एक अधिकारी जमीन पर जोर से उल्टी करने लगा जबकि दूसरा दीवार के सहारे गिर पड़ा और अपना सीना पकड़ लिया। मरे में दहशत जंगल की आग की तरह फैल गई। आवाजें घबराहट में ऊंची हो गईं और किसी ने चिकित्सा सहायता के लिए गुहार लगाई। एक और व्यक्ति ने चीखते हुए कहा कि उसे जहर दिया गया है। सिस्टर मारिया रसोई में वेन और आगे बढ़ीं। उनका शरीर ठंडी पत्थर की दीवार से सटा हुआ था। उन्होंने भोजन कक्ष में शोर शराबा, चीखें, उल्टी और गिरते हुए शरीरों की आवाजें सुनी। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और प्रार्थना की, अधिकारियों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए। उन्होंने ईश्वर से विनती की कि वह समझे। उन्होंने प्रार्थना की कि इस कृत्य, इस अक्षम्य कार्य का हिसाब उन जिंदगियों से लगाया जाए जिन्हें उन्होंने बचाया था। क्योंकि सिस्टर मारिया केवल 50 एसएस अधिकारियों को नहीं मार रही थी, वह 50 भविष्य के अत्याचारों को रोक रही थी। यदि इन लोगों को युद्ध के दौरान बख्श दिया जाता तो वे जर्मन समाज में फिर से उभर आते। वे अपने नाम बदल लेते, अपने अतीत को छुपा लेते और दुकानदार, शिक्षक
नौकरशाह बनकर जीवन व्यतीत करते, वे न्याय से बच निकलते और सिस्टर मारिया का मानना था कि यह उनके द्वारा किए जा सकने वाले किसी भी कार्य से कहीं अधिक जघन्य कृत्य था। 1:15 बजे तक भोजन कक्ष पूरी तरह से अराजकता में डूब गया था। 50 में से 47 अधिकारी जमीन पर तड़प रहे थे, कांप रहे थे, खून की उल्टी कर रहे थे, सांस लेने के लिए हाँफ रहे थे। जो कुछ होश में थे उन्होंने अपने साथियों की मदद करने की कोशिश की, लेकिन वे भी उस घातक पदार्थ के आगे घुटने टेक चुके थे। चिकित्सा कर्मी पहुंचे, लेकिन व्यर्थ। आर्सेनिक विषाक्तता का कोई इलाज नहीं है। क्षति अपरिवर्तनीय थी। कुछ घंटों के भीतर ही मर गए। अन्य कई दिनों तक तड़पते रहे, क्योंकि उनके अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर रहे थे। 3 जीवित बचे, जो दोपहर के भोजन के लिए देर से आए थे और कम मात्रा में भोजन किया था। वे बच गए, लेकिन उस दिन के निशान उन पर हमेशा के लिए रह गए। सिस्टर मारिया, शांत स्वभाव की नन, जिन्होंने 5 वर्षों तक निष्ठापूर्वक उनकी सेवा की थी, बिना किसी आहट के गायब हो गईं। कॉन्वेंट की दीवारों में गूंजती पहली चीखों को सुनकर सिस्टर मारिया को एहसास हुआ कि उनका जीवन, जैसा कि वह जानती थीं, समाप्त हो गया है। अब प्रार्थना और सेवा की शांति नहीं रहेगी। इससे को मुक्ति नहीं मिलेगी, कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। नाजियों ने विद्रोह के कृत्यों, विशेष रूप से उन कृत्यों के लिए कठोर प्रतिशोध लागू किया जिन्हें अमानवीय माना जाता था। पोलिश, यहूदी, पादरी। परिणाम एक समान था, सार्वजनिक फांसी और समय मिलने पर यातना। न केवल अपराधी को बल्कि उससे जुड़े किसी भी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कॉन्वेंट की अन्य ननों को आंगन में ही मार डाला जाता था। पोजेन शहर के सभी लोगों को सामूहिक दंड का सामना करना पड़ सकता था। घरों को जला दिया जाता था और परिवारों को निर्वासित कर दिया जाता था। सिस्टर मारिया इस कठोर वास्तविकता से अवगत थीं, इसीलिए उन्होंने इस स्थिति के लिए सावधानीपूर्वक तैयारी की थी। ठीक उसी तरह जैसे उन्होंने अपना सूप बनाया था। उनके छोटे से सोने के कमरे में एक ढीले फर्श के नीचे एक कपड़े का पैकेट छिपा हुआ था। उसमें आम नाग रिकों के कपड़े, एक नकली पहचान पत्र, कुछ पोलिश मुद्रा और मित्र देशों की अग्रिम पंक्ति की ओर पश्चिम की ओर जाने वाले भागने के मार्गों का विवरण देने वाला एक हाथ से बना नक्शा था। कई महीनों तक सिस्टर मारिया ने स्थानीय प्रतिरोध संगठन के एक सहयोगी की मदद से, जो कॉन्वेंट में आपूर्ति पहुंचाने वाले के रूप में पेश आ रहा था, एक भागने का सामान सावधानीपूर्वक तैयार किया था। उनकी योजना से अवगत, लेकिन उसकी बारीकियों से अनजान, प्रतिरोध संगठन ने काम पूरा होने के बाद उन्हें गायब होने में मदद करने का वादा किया था। अब बस उन्हें शाम ढलने तक निर्धारित बैठक स्थल पर पहुंचना था। कॉन्वेंट की दीवारों से 3 किलोमीटर दूर एक सुनसान फार्म हाउस। यह आसान लग रहा था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। कॉन्वेंट एसएस अधिकारियों से भरा हुआ था और हर निकास द्वार पर पहरेदार तैनात थे। पूरा परिसर बंद था, जिससे अंदर आना जाना नामुमकिन था। फिर भी सिस्टर मारिया ने फुर्ती से लेकिन सावधानी से काम लिया। उन्होंने अपनी पारंपरिक पोशाक को एक सादी ग्रे ड्रेस और हिजाब से बदल लिया, जिसे उन्होंने छू पा रखा था। उनकी जेब में एक जाली पहचान पत्र था, जिसमें उनका नाम मारिया कोवाल्स्की था, जो क्राकोव की रहने वाली एक विधवा दर्जी थी। उसके पास बहुत कम था, फिर भी रुकने पर शायद यही उसे कुछ अहम मौके दे सकता था। उसने मुख्य गलियारों से परहेज किया और मठ के उन गुप्त रास्तों से जाने का फैसला किया जिनके बारे में सिर्फ ननों को ही पता था। ये भूल भुलैया सदियों पहले बनाई गई थी, उस दौर में जब मठ किले और पूजा स्थल दोनों का काम करते थे। ये रास्ते शयन कक्षों को चैपल से, चैपल को रसोई से और रसोई को तहखाने से जोड़ते थे। और सिस्टर मारिया जानती थी कि तहखाने में एक भूला हुआ जल निकासी सुरंग है जो मठ की
दीवारों के बाहर निकलती है। यह तंग, गंदा और आंशिक रूप से धंसा हुआ था, लेकिन यही उसकी एकमात्र उम्मीद थी। वह तहखाने में दाखिल हुई। पत्थर की सीढ़ियों पर उसके कदम दबे हुए थे। ऊपर उसे गलियारों में जल हूतों की गूंज सुनाई दी। आदेश देते हुए आवाजें सुनाई दी। जर्मन सैनिक अपराधी की तलाश में मठ की व्यापक तलाशी ले रहे थे। वे जल्द ही दूसरी ननों को ढूंढ लेंगे, उनसे पूछताछ करेंगे। सिस्टर मारिया को पछतावे की एक तीव्र लहर महसूस हुई। उसकी योजना से अनभिगी उसकी बहनें निर्दोष रहीं, फिर भी एसेस के लिए उनकी पवित्रता का कोई महत्व नहीं था। उसने अपने पश्चाताप को दबा लिया। भावुकता का समय समा हो चुका था। भावनाएं बाधा बन सकती थीं या यहाँ तक कि उसकी जान भी ले सकती थीं। तहखाने के एकांत कोने में पहुंचकर उसने दीवार से सटे पुराने लकड़ी के बक्सों और बैरलों के ढेर देखे। उनके पीछे बक्सों से छिपा एक संकरा सुरंग का प्रवेश द्वार था। बक्सों को हटाकर उसने एक छोटा सा छेद देखा जो रेंगने के लिए मुश्किल से ही उपयुक्त था। एक दुर्गंधयुक्त सड़ी हुई हवा बाहर निकली जो फफूंद और सड़न सा हे भरी थी। निडर होकर सिस्टर मारिया अंधेरे में उतर गई। हाथों और घुटनों के बल लेटकर उस सुरंग में रेंगती हुई आगे बढ़ी जो अनंत तक फैली हुई प्रतीत होती थी। दीवारें नम थीं और शैवाल से ढकी हुई थीं। रदुरे पत्थरों ने उसके वस्त्रों को काट दिया और उसके घुटनों को खरोंच दिया। पानी की बूंदें कहीं दूर गूंज रही थीं, उस संकरे स्थान में गूंज रही थीं। उसकी सांसें उथली और तेज हो गईं। तंग सुरंग में अनुस्वर पीछे हटने में असमर्थ, उसे ढह जाने या अंत में फंस जाने का डर सता रहा था। इसके बावजूद वह जीवित रहने के दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर इंच इंच करके आगे बढ़ती रही। इस त्रासदी के बारे में दुनिया को बताने के लिए, यहाँ खोई हुई उन 47 आत्माओं को न्याय दिलाने के लिए समय अंतहीन रूप से खींचता चला गया, जब तक कि आगे दिन के उजाले की एक झलक दिखाई नहीं दी। सुरंग का अंत उसने घुटने के दर्द और उसक हे गाउन को भिगोते खून की परवाह किए बिना तेजी से आगे बढ़ी। मठ परिसर के बाहरी इलाके में घनी झाड़ियों और ऊंची घास से ढके एक गड्ढे में पहुंचकर वह कुछ पल के लिए सांस लेने के लिए रुकी। सिर से पैर तक कांप रही थी, लेकिन उसने आराम नहीं किया। वह उठी, अपने कपड़ों से धूल झाड़ी और फार्म हाउस की ओर उत्तर दिशा में अपनी यात्रा फिर से शुरू की। स्वतंत्रता की ओर, एक अनिश्चित भविष्य की ओर जिसकी वह आशा करने का साहस कर रही थी। सामान्य परिस्थितियों में फार्म हाउस तक 3 किलोमीटर की पैदल यात्रा में आमतौर पर 1 घंटे से अधिक समय नहीं लगता था, लेकिन ये सामान्य समय नहीं थे। सिस्टर मारिया एक 52 वर्षीय महिला जो लगभग 3 दशकों से एकांत में रह रही थी। उनके पास जीवित रहने के कौशल, हथियार और संभावित रूप से खतरनाक इलाके में रास्ता खोजने का अनुभव नहीं था। जर्मन गश्ती दल कॉन्वेंट और उनके गंतव्य के बीच के ग्रामीण इलाकों में फैले हुए थे। असुरक्षित सड़कों ने उन्हें खेतों और जंगलों से होकर गुजरने के लिए मजबूर किया और खुले मैदानों से बचने के लिए उन्होंने टेढ़ा-मेढ़ा रास्ता अपनाया। उनके पैरों में दर्द हो रहा था, सांस फूल रही थी। हर आवाज से वह घबराकर रुक जाती। उन्हें लगता कि उन्हें देख लिया गया है। टहनियों के टूटने की आवाज, दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज, पास के राज मार्गों पर ट्रकों की गर्जना, हर आवाज से एड्रेनालाइन का प्रवाह बढ़ जाता। उनकी इंद्रियां तेज हो जाती, लेकिन साथ ही उन्हें पूरी तरह से घबराहट की ओर धकेलती। वह 2 बार छिपी। पहली मुठभेड़, एक जर्मन गश्ती वाहन पास ही एक कच्ची सड़क पर चल रहा था। गिरे हुए पेड़ के पीछे उसकी छिपने की जगह से महज 50 मीटर दूर ठंडी कीचड़ में धंसी हुई सिस्टर मारिया मुश्किल से सांस ले पा रही थी। तभी 2 ऐसे सैनिक पेशाब करने के लिए बाहर निकले। वे वहां खड़े रहे, मानो हमेशा के लिए, सिगरेट पीते हुए और शाम की योजनाओं पर चर्चा करते हुए। उनकी टोपियों पर मौत के निशान बने हुए थे।
उसने उनकी हर बात सुनी। उन में से एक ने कॉन्वेंट में हुए जहर का मजाक उड़ाते हुए उसे ननों का खाना खाने का कर्मफल बताया। दूसरे ने भी सहमति जताई। वे पूरी तरह अनजान थे। उन्हें एहसास ही नहीं था कि पेड़ों के पीछे छिपी महिल वहाँ पास ही थी। उनके जाने के बाद सिस्टर मारिया ने आगे बढ़ने से पहले 10 मिनट और इंतजार किया। दूसरी मुठभेड़ जैसे ही वह एक छोटे से जंगल के किनारे के पास पहुंची, उसने जर्मन आवाजें सुनी। वे बहुत करीब थे। कंटीली झाड़ियों के घने जंगल में जहां कांटे उसकी त्वचा को चीर रहे थे। उसने एसएस की एक पूरी टुकड़ी को मार्च करते हुए देखा। कम से कम 20 भारी हथियारों से लैस सैनिक अड़िग दृढ़ संकल्प के साथ उस कॉन्वेंट की ओर बढ़ रहे थे जहां हाल ही में अपराध हुआ था। सिस्टर मारिया ने बढ़ते भय के साथ महसूस किया कि यह कोई साधारण दस्ता नहीं था। ये नाजियों द्वारा विशेष दल थे जिन्हें चेतावनी देने या उदाहरण पेश करने के लिए भेजा जाता था। उसके विचार कॉन्वेंट और पोजेन शहर में मौजूद अपनी साथी ननों की ओर मुड़ गए। उसके फैसले का बोझ उस पर भारी पड़ रहा था, मानो कोई ठोस शक्ति हो। वह जानती थी कि इसके परिणाम होंगे। उसने इसे स्वीकार कर लिया था। फिर भी वास्तविकता कहीं अधिक भयावह थी। शाम को जब सिस्टर मारिया सुनसान फार्महाउस पहुंची तो आकाश में बैंगनी रंग के धब्बे दिखाई दे रहे थे जिन पर नारंगी और लाल रंग की धारियां थीं। फार्महाउस हूबहू वैसा ही था जैसा उसके संपर्क में आए व्यक्ति ने बताया था। सन 1939 में पहले जर्मन आक्रमण के दौरान आग से झुलसी छत और दीवारों वाली एक जर्जर 2 मंजिला इमारत ढह गई थी जो अब वीरान पड़ी थी। यहाँ केवल वही लोग आते जाते थे जो छिपना चाहते थे। सिस्टर मारिया सावधानी से आगे बढ़ीं और संभावित खतरों से बचने के लिए अपने आसपास का जायजा लिया। उन्हें यकीन हो गया कि वह अकेली हैं, इसलिए वह दीवार में बने एक छेद से अंदर घुस गईं। अंदर का हिस्सा धुंधला था, जली हुई लकड़ी और सड़न की दुर्गंध से भरा हुआ था। टूटे हुए फर्नीचर के टुकड़े फर्श पर बिखरे हुए थे जो हर कदम पर चरमराहट की आवाज कर रहे थे। एक कोने में एक गिरी हुई बीम से आंशिक रूप से ढका हुआ एक लकड़ी का बक्सा पड़ा था। उनका दिल जोर से धड़कने लगा। प्रतिरोध यहीं हुआ था। उन्होंने बक्सा खोला और उसमें से जरूरी सामान निकाला। रोटी, सूखा मांस, पानी की बोतल, ऊनी कंबल और पोलिश भाषा में लिखा एक हस्तलिखित नोट। संदेश सीधा सादा था, शाम तक यहीं रहो, कोई तुम्हें ढूंढ लेगा, आग से दूर रहो, चुप रहे। सिस्टर मारिया थकान से चूर होकर जमीन पर गिर पड़ी। रोटी का एक टुकड़ा और पानी का एक घूंट ही उनके लिए सहारा बना। फिर उन्होंने खुद को कंबल में लपेट लिया। भोर के बाद पहली बार उनकी आंखों से आंसू बहे, डर या पछतावे के कारण नहीं, बल्कि गहरी शुद्ध राहत के कारण। उन्होंने अपना काम कर दिखाया था। उन्होंने 50 एसएस अधिकारियों को जहर देकर मार डाला था और भाग निकली थीं। उनके मिशन का पहला चरण पूरा हो चुका था। फिर भी वह जानती थीं कि सबसे कठिन हिस्सा अभी बाकी है। उन्हें दुनिया के सामने अपने कारनामों को उजागर करने के लिए काफी देर तक धैर्य रखना था और इस बात का बोझ उठाना था कि उन्होंने एक ऐसी सीमा पार कर ली है जिसे पलटा नहीं जा सकता। टूटे हुए कांच पर कदमों की चरमराहट सुनकर सिस्टर मारिया चौंक गईं। उनकी आंखें झपक कर खुल गईं। उनका शरीर नींद से जागा। हालांकि पिछली थकान ने उन्हें आखिरकार सोने दिया था। फार्महाउस पूरी तरह से अंधेरा था। वह कुछ भी नहीं देख पा रही थी, लेकिन सब कुछ सुन सकती थी। धीमी सधी हुई कदमों की आहट, एक से अधिक लोगों की मौजूदगी। वे इमारत के अंदर थे। उसका हाथ हायास ही हथियार के रूप में काम आने वाली किसी भी चीज को पकड़ लिया। उसे बस लकड़ी का एक टुकड़ा मिला, अपर्याप्त। फिर भी यही उसका एकमात्र विकल्प था। दीवार से सटकर मुश्किल से सांस लेते हुए
वह इंतजार करती रही। एक महिला की आवाज अंधेरे को चीरती हुई, ग्रामीण लहजे में, पोलिश भाषा में बोली गई आवाज सिस्टर मारिया को नहीं, बल्कि मारिया एंटोनिना विसोका को पुकार रही थी, जो उसका जन्म का नाम था। उन दोस्तों की आवाज जो उसे घर तक पहुंचाने आए थे। फार्म हाउस में प्रवेश करने वाले प्रतिरोधक लड़ाके सिस्टर मारिया की अपेक्षा से बिल्कुल अलग थे। वे 3 थे, 2 पुरुष और 1 महिला। उनम हेन से कोई भी सैनिक जैसा नहीं लग रहा था। बूढ़ा आदमी लगभग 60 वर्ष का था, लंगड़ा रहा था और उसके गाल पर एक निशान था। महिला लगभग 40 वर्ष की थी, किसान के वेश में थी। उसका चेहरा समय की मार से मुरझाया हुआ था। दूसरे व्यक्ति की उम्र ज्यादा से ज्यादा 18 साल थी। उसकी आंखों में लगातार डर झलक रहा था। वह बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था। उनकी हरकतें सहज और खामोश थीं। वे खिड़कियों का मुआयना कर रहे थे, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई उनका पीछा ना कर रहा हो। उम्र में बड़े एक व्यक्ति ने अपना नाम पियोत्र बताया। उसने खुलासा किया कि वे एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा थे जो कब्जे की शुरुआत से ही सक्रिय था। इस नेटवर्क के ग्रामीण इलाकों में फैले सुरक्षित ठिकाने, जंगलों में गुप्त रास्ते और शहरी क्षेत्रों में संपर्क थे। उनका काम पोलैंड से लोगों को निकालना था। यहूदी मित्र देशों के पायलट, प्रतिरोध आंदोलन के सदस्य और अब एक नन जिसने हाल ही में युद्ध में तोड़फोड़ का एक असाधारण रूप से साहसी कार्य किया था। पियोत्र ने सिस्टर मारिया के भागने के बाद के भाग्य का ब्यौरा दिया। 1 घंटे के भीतर एसएस को कॉन्वेंट में शव मिले। उन्होंने तुरंत इलाके को घेर लिया और पूछताछ शुरू कर दी। बची हुई ननों से घंटों तक पूछताछ की गई, लेकिन उनके पास सचमुच कोई जानकारी नहीं थी। अंततः यह निर्धारित किया गया कि सिस्टर मारिया ने अकेले ही ये कृत्य किए थे, जिससे अन्य सिस्टरें मृत्युदंड से बच गईं। लेकिन पोजेन शहर का भयानक हाल हुआ। 47 अधिकारियों की मृत्यु के जवाब में एसएस ने शहर के चौक में पास के क्षेत्र के 200 पुरुष नागरिकों को फांसी देकर प्रतिशोध लिया। यह सामूहिक दंड का एक रूप था जिसका उद्देश्य आगे के प्रतिरोध को रोकना था। इसका स्पष्ट अर्थ था, प्रत्येक ली गई जान के बदले कई और जानें जाएंगी। इस खुलासे से सिस्टर मारिया व्याकुल हो गईं। उन्हें 200 निर्दोषों की व्यर्थ मृत्यु के लिए स्वयं को जिम्मेदार महसूस हुआ। प्योत्र ने उनकी पीड़ा देखी और अपना सिर हिलाया। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह उनकी गलती नहीं थी, बल्कि पुरुषों द्वारा बनाई गई व्यवस्था थी जिसने ऐसे दंडों को होने दिया। उन्होंने उन्हें बताया कि जिन अधिकारियों को उन्होंने मारा था वे केवल 200 लोगों की न के लिए ही नहीं, बल्कि अनगिनत अन्य लोगों, शायद हजारों लोगों की जान के लिए भी जिम्मेदार थे। यदि उन्होंने कुछ नहीं किया होता तो उनका कत्लेआम अंत तक जारी रहता। सिस्टर मारिया को उस पर विश्वास करने में हिचकिचाहट हो रही थी। उसे शक था कि वह कभी उस पर भरोसा कर पाएगी या नहीं। वह खुद को एक उपचारक, एक पालन पोषणकर्ता, एक जीवनदाता मानती थी, लेकिन अब वह एक हत्यारी थी। अपने हाथों से 47 जानें ले चुकी था। ही चाहे इसका औचित्य कुछ भी हो या कितनी भी जानें बचाई हों, वह इस सच्चाई को मिटा नहीं सकती थी। यह जीवन भर उसका पीछा करती रहेगी। प्योत्र ने उसे सोचने का ज्यादा समय नहीं दिया। उसने उसे बताया कि उन्हें तुरंत निकलना होगा। एसएस कॉन्वेंट के 10 किलोमीटर के दायरे में हर फार्म हाउस, खलिहान और परित्यक्त इमारत में तलाशी ले रहा था। वे कुत्तों, मुखबिरों और सहयोगियों का इस्तेमाल कर रहे थे। अगर सिस्टर मारिया और देर तक रुकी तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और अगर पकड़ी गई तो उसे तब तक यातना दी जाएगी जब तक वह उन सभी के नाम न बता दे जिन्होंने उसकी मदद की थी। फिर उसे एक सार्वजनिक चौक पर फांसी दे दी जाएगी और उसका शव दूसरों के लिए एक सबक के रूप में छोड़ दिया जाएगा। वे इसकी अनुमति नहीं दे सकते थे। यह केवल उसके बारे में नहीं था, बल्कि उनके बारे में भी था।
रणनीति सीधी सादी थी, फिर भी खतरनाक हाक थी। वे केवल रात में ही यात्रा करेंगे, सुरक्षित स्थानों की एक श्रृंखला से होते हुए पश्चिम की ओर बढ़ेंगे जब तक कि वे युद्धक्षेत्र तक नहीं पहुंच जाते। लाल सेना पूर्व से तेजी से आगे बढ़ रही थी, जबकि ब्रिटिश और अमेरिकी सेना पश्चिम से बढ़ रही थी। जर्मनी खुद को एक जाल में फंसा हुआ पा रहा था। युद्ध का अंत निकट प्रतीत हो रहा था, फिर भी अंतिम सप्ताह सबसे क्रूर हो सकते थे। हताश लोग अक्सर हताश कदम उठाते हैं। प्रतिरोध को सिस्टर मारिया को विवादित क्षेत्रों से, उन इलाकों से होकर ले जाना था जहां जर्मन सेनाएं अव्यवस्था में बिखर रही थीं, जहां सारी व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी थी। समय कम से कम 2 सप्ताह लगेंगे, संभवतः इससे भी अधिक, और हर रात एक जोखिम भरी थी। पियोत्र ने सिस्टर मारिया से उनकी तैयारी, उनकी दृढ़ता की क्षमता के बारे में पूछा। उसने उसकी ओर देखा, उस अजनबी की ओर जो उसके लिए अपना जीवन बलिदान कर रहा था, और उसने सिर हिलाया। वह इतनी दूर तक यात्रा कर चुकी थी, अपने सारे बलिदानों के बावजूद हार न मानते हुए वह दुश्मन की सीमा तक पहुंची, वहां डटकर मुकाबला किया और दुनिया के सामने अपने कारनामों को उजागर किया। प्रशंसा या सम्मान पाने के लिए नहीं, बल्कि उन 47 लोगों के जीवन को महत्व देने के लिए जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी। पश्चिम की ओर का सफर बर्फीले मैदानों, वीरान गांवों और मौत के मुंह से बाल-बाल बचने के धुंधले सिलसिले में बदल गया। सिस्टर मारिया और उनके 3 अंगरक्षक 6 साल के संघर्ष से तबाह इलाके में प्रेतों की तरह आगे बढ़े। वे केवल आधी रात से सुबह तक ही सफर करते थे, जब रात उन्हें छुपने का मौका देती थी, लेकिन साथ ही कई खतरों को भी छुपाती थी। उन्होंने तहखानों में, दयालु किसानों की छतों में और घने जंगलों में शरण ली, जहां सूरज की रोशनी मुश्किल से ही पहुंच पाती थी। वे जो कुछ भी उपलब्ध होता, उसी से अपना गुजारा करते थे। बासी रोटी, उपेक्षित बगीचों से खोदे गए आलू, और कभी पिघली हुई बर्फ और जंगली प्याज से बना पतला सा शोरबा मठमेवर। चूंकि भूख से कमजोर हो चुका सिस्टर मारिया का शरीर लड़खड़ाने लगा, पैरों में छाले पड़ गए थे और खून बह रहा था। उनकी सांसें दर्द से गूंज रही थीं, फिर भी उन्होंने शिकायत का एक शब्द भी नहीं कहा और न ही रुकने का अनुरोध किया, क्योंकि वह समझती थीं कि रुकना हार मानना है, एक ऐसा अंत जिसे वह अपनी कहानी पूरी होने से पहले स्वीकार नहीं करना चाहती थीं। 7वीं शाम को उनका सामना जर्मन निगरानी दल से हुआ। यह घटना एक छोटे से गांव के पास घटी, जिसका नाम सिस्टर मारिया को याद नहीं था। वे एक खुले मैदान में एक कतार में चल रही थीं, तभी एक टॉर्च की रोशनी ने अंधेरे को रोशन कर दिया। जर्मन में एक आवाज आई, रुको! प्रतिरोधक दल के सदस्यों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। प्योत्र ने सिस्टर मारिया को जमीन पर गिरा दिया, और याकूब नाम के एक युवक ने अपने कोट से पिस्तौल निकाली। क्रिस्टीना ने सबको चुप रहने का इशारा किया। जर्मन टुकड़ी में 4 सैनिक थे, सभी युवा और थके हुए। वे वेहरमाख्ट के थे, एसएस के नहीं, आम सैनिक, शायद भर्ती किए गए सैनिक, जो युद्ध को सहकर घर लौटने के अलावा और कुछ नहीं चाहते थे। वे सावधानी से आगे बढ़े, राइफलें ऊपर उठाई हुई थीं, लेकिन किसी का निशाना नहीं साधा था। पियोत्र धीरे धीरे बाहर निकला, हाथ दिखाई दे रहे थे, और टूटी फूटी जर्मन में बोलने लगा। उसने बताया कि वह एक किसान है जो अपने परिवार के साथ घर जा रहा है। उसने खुलासा किया कि वे पास के कस्बे में रिश्तेदारों से मिलने गए थे। उसने बताया कि उनके पास जरूरी दस्तावेज हैं। जर्मन सैनिक संशय में थे। सिस्टर मारिया उनके चेहरों से समझ गईं कि उन्होंने बहुत सारी झूठी बातें सुनी हैं, बहुत सारे धोखे देखे हैं। उनमें से एक, ठुड्डी पर निशान वाला एक सार्जेंट, ने कागजात की जांच करने की मांग की। पियोत्र ने धीरे सा अपने कोट में हाथ डाला और जाली दस्तावेजों का एक सेट निकाला। सार्जेंट ने टॉर्च की रोशनी में उन्हें ध्यान से देखा। उसने पियोत्र, फिर क्रिस्टीना,
याकूब और अंत में सिस्टर मारिया की ओर देखा। उसकी निगाहें उनके चेहरे पर ठहर गईं। वह डर के मारे नजरें हटा ली, कहीं वह उनका भेस न जान ले, कहीं उन्हें मठ की नन के रूप में पहचान न ले। सार्जेंट ने उनसे जर्मन में एक सवाल पूछा, उन्हें समझ नहीं आ या क्रिस्टीना ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए बताया कि सिस्टर मारिया बचपन की बीमारी के कारण बहरी और गूंगी हैं। सार्जेंट ने कुछ देर तक सिस्टर मारिया को गौर से देखा, फिर उसकी नज़र पियोत्र पर पड़ी। उसने अप्रत्याशित रूप से दस्तावेज लौटा दिए और उन्हें अपने वरिष्ठ अधिकारी के आने से पहले तुरंत चले जाने का निर्देश दिया। 1 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद ही सिस्टर मारिया को स्थिति समझ में आई। पियोत्र ने स्पष्ट किया कि सार्जेंट उनकी चाल समझ गया था, लेकिन उसने उन्हें नरमी बरती। युद्ध के अंत में ऐसी घटनाएं आम थीं। थकेहारे सैनिक जो हत्याओं से राहत चाहते थे, निराश सैनिक वो युद्ध के उद्देश्य पर सवाल उठा रहे थे, और कुछ ऐसे जो बस इस कष्ट से मुक्ति चाहते थे। सार्जेंट के पास उन्हें गिरफ्तार करने या अतिरिक्त बल बुलाने का अधिकार था, लेकिन उसने इसके बजाय उन्हें मोहल दी। सिस्टर मारिया सोचने लगीं कि क्या उसने उनकी पहचान ली है। अगर जहर देने की बात एसेस से बाहर फैल जाती, अगर वह उसे भगोड़ा नहीं बल्कि किसी बड़ी चीज का प्रतीक, एक विद्रोही कृत्य समझता जिसकी कुछ जर्मन प्रशंसा कर सकते थे, तो उसे यह कभी पता नहीं चलता। लेकिन जिस रात उसने पहली बार सूप में जहर मिलाया था, उस रात उसे पछतावे के अलावा कुछ और महसूस हुआ। उसके भीतर आशा की एक किरण जगी। हवी रात वे मोर्चे पर पहुंच गए। दूर से तोपखाने की गर्जना लगातार गरजती हुई गूंज रही थी, जबकि क्षितिज पर आकाश नारंगी रंग का चमक रहा था। जलती हुई बस्तियों और विस्फोट होते गोला बारूद के भंडारों से रोशन प्रतिरोध सेनानियों ने सिस्टर मारिया को जंगल के किनारे तक पहुंचाया, जहां पेड़ छर्रों से क्षतिग्रस्त हो चुके थे और जमीन गड्ढों से भरी हुई थी। पियोत्र ने दूर एक पहाड़ी की ओर इशारा किया। उसने कहा कि उस पहाड़ी के पार ब्रिटिश सैनिक थे। उन्होंने पिछले सप्ताह में तेजी से प्रगति की थी और अब एक नदी के किनारे रक्षात्मक पंक्ति बना रखी थी। अगर सिस्टर मारिया पहाड़ी पार करके नदी तक पहुंच जाती तो वह सुरक्षित हो जाती। सिस्टर मारिया को अकेले ही आगे बढ़ना पड़ा। प्रतिरोध सेनानी मित्र देशों की सीमा में घुसने का जोखिम नहीं उठा सकते थे, क्योंकि उनके सामने कर्तव्य जान बचाने और राष्ट्र का पुनर्निर्माण करने की जिम्मेदारी थी। पियोत्र ने सिस्टर मारिया को एक सफेद कपड़ा दिया और उनसे आग्रह किया कि ब्रिटिश सीमा तक पहुंचते ही उसे लहराए। उन्होंने सिस्टर मारिया को निर्देश दिया कि वे जोर से चिल्लाए कि वे एक शरणार्थी हैं, पोलिश हैं और उन्हें सहायता की आवश्यकता है। इसके बाद वे गले मिले, संक्षिप्त, अटपटा, फिर भी एक ऐसी प्रशंसा व्यक्त करते हुए जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता था। क्रिस्टीना और याकूब ने भी विदाई ली और जंगल में वापस चले गए। सिस्टर मारिया को स्वतंत्रता की सीमा के पास अकेला छोड़ दिया। सिस्टर मारिया कुछ देर तक जंगल के किनारे खड़ी रहीं, उस पहाड़ी को निहारती रहीं जो उन्हें सुरक्षा से अलग करती थी। कपड़ा उनके हाथ में बेजान सा लटका हुआ था। थकान से उनके अंग कांप रहे थे, उनके शरीर का हर कण आराम के लिए तड़प रहा था। फिर भी वह समझती थीं कि अगर वह यहीं रुक गईं, अगर उन्होंने थकान के आगे हार मान ली, तो शायद वह फिर कभी उठ न पाए। इसलिए उन्होंने कदम दर कदम चलना शुरू किया। परिदृश्य निर्मम और कठोर था। टैंकों के पदचिह्नों और तोप के धमाकों से क्षतविक्षत जमीन शांत खेतों को एक उजाड़ जलमग्न मैदान में बदल चुकी थी। स्थिर जल से भरे गड्ढे वीरानगी में बिखरे पड़े थे। क्षतिग्रस्त वाहनों का मलबा टूटे अंगों की तरह मिट्टी से बाहर निकला हुआ था। हवा में धुएं और रसायनों की तीखी गंध फैली हुई थी। एक भयावह सन्नाटा छाया हुआ था,
न पक्षियों का गीत सुनाई दे रहा था, न ही हवा से पत्तों की सरसराहट, इसके बजाय केवल दूर से आती गोलियों की गड़गड़ाहट और कीचड़ में कदमों की धमक सुनाई दे रही थी। एक पहाड़ी की चोटी पर चढ़ते समय सिस्टर मारिया ठोकर खाकर गिर पड़ी। उनके हाथ ठंडे कीचड़ में धंस गए। उन्होंने उठने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर उनका साथ नहीं दे रहे थे। धुंधली दृष्टि ने उनके आसन्न अंत का संकेत दिया। एक अविभाजित समझ के साथ उन्होंने महसूस किया कि उनकी मृत्यु हो रही है। उनके शरीर को उसकी सीमाओं से परे धकेल दिया गया था। 2 सप्ताह तक कड़ाके की ठंड वाली रातों में पैदल चलने, मुश्किल से कुछ खाने और लगातार डर, एड्रेनालाइन और अपराध बोध का अनुभव करने से उसकी सारी ताकत खत्म हो गई। अधी वह कीचड़ में बेसुध पड़ी थी, धूसर आसमान को निहार रही थी और सूप के बारे में सोच रही थी। भोजन कक्ष में गिरते अधिकारी, प्रतिशोध के रूप में मारे गए सैकड़ों नागरिक, एक जर्मन सार्जेंट द्वारा उसकी जान बख्शना, बर्फ में मारी गई एक युवती, ये सब क्रूरता और करुणा, पाप और मुक्ति के एक उथल-पुथल भरे तानेबाने में समाहित हो रहे थे। उसे यकीन नहीं था कि उसके कार्य उचित थे या नहीं। वह कभी इसकी पुष्टि नहीं हीन कर सकी, फिर भी वह जानती थी कि वे आवश्यक थे। यही एहसास उसका सहारा बना। तभी कुछ आवाजें सुनाई दी, अंग्रेजी आवाजें। ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हुए उसने खाकी वर्दी पहने सैनिकों का हो पास आते देखा। ब्रिटिश सैनिक, वे उससे कुछ कह रहे थे, लेकिन उनके शब्द समझ में नहीं आ रहे थे। उनमें से एक उसके पास झुककर उसकी चोटों की जांच कर रहा था, दूसरा रेडियो पर बात कर रहा था। सिस्टर मारियाना हे सफेद कपड़ा उठाने और उन्हें संकेत देने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ गतिहीन था। उसके ऊपर झुके सैनिक ने अंग्रेजी में बात की, जिस पर उसने सिर हिलाकर पोलिश में जवाब दिया, मैं एक शरणार्थी हूं, मुझे सहायता की आवश्यकता है। सैनिक समझ नहीं पाया। उसने एक ऐसे व्यक्ति को बुलाया जो थोड़ी बहुत पोलिश बोलता था। सिस्टर मारिया ने अपना बयान दोहराया, मैं पोलिश हूं, मैं जर्मनों से भागी हूं, मुझे अपने अनुभव साझा करने होंगे। अनुवादक ने यह जानकारी दूसरों तक पहुंचाई, जिससे हैरानी और जिज्ञासा का माहौल बन गया, लेकिन कोई पूछताछ नहीं हुई। इसके बजाय उन्होंने उसे स्ट्रेचर पर उठाया और पहाड़ी के दूसरी ओर ले जाने लगे। वे सहयोगी सेना की सीमा, सुरक्षा और एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे थे जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सिस्टर मारिया ने एक ब्रिटिश सैन्य अस्पताल में 3 सप्ताह बिताए, जहां वह कुपोषण, निमोनिया और ठंड से उबरने में लगी रही। नर्सें इस बात से अचंभित थीं कि वह बच गई, क्योंकि उसकी हालत में अधिकांश शरणार्थी पहली रात भी जीवित नहीं रह पाते थे। हालांकि सिस्टर मां रिया दृढ़ थीं। जिस दृढ़ता से उसने जल निकासी सुरंग, जंगलों और बर्फीले खेतों में जीवित रहने का साहस दिखाया था, उसी दृढ़ता से उसने जीवन को थामे रखा। बोलने लायक होते ही उसने अपनी कहानी एक ब्रिटिश खुफिया अधिकारी को सुनाई, जिसे शरणार्थियों से जर्मन ठिकानों और सैन्य गतिविधियों के बारे में जानकारी जुटाने का काम सौंपा गया था। हालांकि जब सिस्टर मारिया ने कॉन्वेंट में अपने कारनाम होन का विस्तार से वर्णन किया, तो अधिकारी ने अपना नोट लेना रोक दिया और अविश्वास से उसकी ओर देखने लगा। उसने स्पष्टीकरण मांगा और दोबारा सुनने पर उसे समझ आया कि वह एक ऐसी महिला से मिल रहा है जिसने अकेले ही नाजी अधिकारियों की संख्या में कई प्रतिरोध समूहों को भी पीछे छोड़ दिया था। ब्रिटिश अधिकारी ने प्रचार के लिहाज से उसकी कहानी को तुरंत प्रसारित करने की इच्छा जताई। एक नन जिसने 50 एस अधिकारियों को जहर दिया। यह एक ऐसी कहानी थी जो लोगों का मनोबल बढ़ा सकती थी, प्रतिरोध आंदोलनों को प्रेरित कर सकती थी और यह साबित कर सकती थी कि सबसे अप्रत्याशित व्यक्ति भी अत्याचार को चुनौती दे सकते हैं। फिर भी सिस्टर मारिया ने इनकार कर दिया।
सिस्टर मारिया एंटोनिना विसोका को वीरता या प्रसिद्धि की चाह नहीं थी। वह गुमनामी चाहती थीं। वह अपने शेष दिन शांतिपूर्ण गुमनामी में बिताना चाहती थीं, उन पुरुषों की आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करती हुई जिन्हें उन्होंने मारा था, और उन निर्दोष लोगों की भी जो उनके कृत्यों के कारण मारे गए थे। ब्रिटिश अधिकारी के विरोध के बावजूद उन्होंने उनकी इच्छा मान ली। उन्होंने उनकी कहानी का वर्णन करते हुए एक गोपनीय रिपोर्ट तैयार की, उसे गुप्त रखा और सुरक्षित रख दिया। सिस्टर मारिया, जिन्होंने युद्ध के दौरान विद्रोह के सबसे साहसी कृत्यों में से एक को अंजाम दिया, इतिहास की छाया में गुम हो गईं। उनका नाम कभी अखबारों की सुर्खियों में नहीं आया, न ही उनका चेहरा तस्वीरों में दिखाई दिया। दशकों तक मानवता उनके अस्तित्व से अनजान रही। युद्ध के बाद मई 1945 में उन्हें इंग्लैंड में पुनर्वास का अवसर दिया गया। ब्रिटिश सरकार विस्थापित व्यक्तियों, विशेष रूप से मित्र देशों के संघर्ष का समर्थन करने वालों की सहायता करती थी। वह एक नए शांतिपूर्ण जीवन की शुरुआत कर सकती थीं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय वह पोलैंड वापस चली गईं। युद्ध के अंतिम युद्धों में खंडहर बन चुके पोज़नान जाने के बजाय वह क्राकोव के पास एक एकांत मठ में चली गईं। यह एक अलग संप्रदाय था, एक विशिष्ट समुदाय था, लेकिन दैनिक दिनचर्या एक जैसी थी। प्रार्थना, परिश्रम, मौन। उन्होंने एक बार फिर अपनी प्रतिज्ञाएं ली, उस पहचान को पुनः प्राप्त किया जिसे उन्होंने उस सूप में जहर मिलाने के बाद त्याग दिया था। अगले 32 वर्षों तक 1977 में 84 वर्ष की आयु में अपनी मृत्यु तक सिस्टर मारिया युद्ध से पहले की तरह ही रही। उन्होंने भोजन तैयार किया, बगीचों की देखभाल की और पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना की। उन्होंने अपने अतीत के कार्यों का कभी खुलासा नहीं किया, न अपनी साथी ननों को, न पुजारियों को, न किसी और को। ऐसा लगा जैसे यह रहस्य उनके साथ ही मिट गया हो। हालांकि 1991 में पोलैंड में साम्यवाद के पतन के 16 वर्ष बाद डॉ. टोमास लेवांडोव्स्की नामक एक इतिहासकार पोलैंड पर नाजी कब्जे के दौरान न किए गए युद्ध अपराधों की जांच कर रहे थे। अपनी खोज के दौरान उन्होंने ब्रिटिश खुफिया दस्तावेजों के अवर्गीकृत दस्तावेजों में अप्रैल 1945 की एक रिपोर्ट का पता लगाया। 1993 में डॉ. लेवांडोव्स्की ने एक अभूतपूर्व घटना का विवरण प्रकाशित किया। पोज़नान के एक मठ में सिस्टर मारिया नामक एक नन द्वारा 47 एसएस अधिकारियों को जहर देकर मार डाला गया था। इस घटना का विस्तृत वर्णन एक पोलिश ऐतिहासिक पत्रिका में छपा था। यद्यपि इसने देश में काफी रुचि जगाई, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह खाड़ी युद्ध, सोवियत संघ के पतन और रवांडा नरसंहार जैसी अन्य वैश्विक घटनाओं के कारण दब गई। हालांकि सिस्टर मारिया की कहानी आज भी प्रासंगिक है।